हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। यूपी पुलिस की भर्ती आ गई है। इसी सीरीज़ में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न हिंदी से है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। टॉपिक क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट अभी हिंदी को लिया है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या सरदारपुर सिंह। तो अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और भी आपको याद रखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं भी याद रखना है। झरना है, तितली है, कंकाल है, आंसू है ना, ये भी याद रखना है। और मुंशी प्रेमचंद की भी याद रखना है, जैसे गोदान है ना, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ये भी याद रखना है। सरदारपुर सिंह की क्या है, आचरण की सभ्यता, एक निबंध है सरदारपुर सिंह का, बहुत ही फेमस। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो एक क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और बताना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आए तो आप गलत करके ना आए। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जयद्रथ वध किसकी रचना है। ये पूछा गया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, या निराला की, या सुमित्रा नंदन पंत की। तो ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। बी इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। किससे लिया है क्वेश्चन, अलंकार से लिया है। अलंकार बताना है, अलंकार कि क्या है, इसमें कौन सा अलंकार है वो बताना है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। यामक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास या रूपक। तो क्या हो जाएगा, यामक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। अब यामक क्यों हो जाएगा यहाँ पर, यामक की पहचान क्या है, जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होती हो तो वहाँ पर यामक अलंकार होता है। किसकी, शब्दों की, जहाँ पर बार बार आवृत्ति होती हो। शब्दों को याद रखना, शब्दों की जहाँ बार बार आवृत्ति हो वहाँ यामक अलंकार रहेगा। और जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ अनुप्रास अलंकार रहेगा। जैसे यहाँ पर शब्द कौन सा आया, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए, घटा और घटा 2 बार आया है ना, तो यहाँ पर यामक अलंकार रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई की बात की जा रही कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। 20 मात्राएं, 17 मात्राएं, 15 मात्राएं या 16 मात्राएं। चौपाई की बात की जा रही है, तो चौपाई के कितने चरण होते हैं और कितनी मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। 16 इंटू 4, टोटल की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 64 मात्राएं हो जाएंगी चौपाई में। और चौपाई कैसा, सबमात्रिक छंद है ये, ठीक है। तो 16 मात्राएं हो जाएंगी। ये यूपी पुलिस में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत हम देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चमक उठी सन 57 में तो तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस है। यहाँ पर रस के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, रस के बारे में पूछा जा रहा है, भक्ति रस। अब भक्ति रस तो होगा नहीं, तलवार उलवार इन सब की बात की जा रही, तो भक्ति रस क्यों होगा। हास रस भी नहीं होगा और श्रृंगार रस भी नहीं होगा। तो किसकी बात हो गई, वीर रस की बात हो रही है, यहाँ पर वीरता की बात हो रही। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वीर रस। आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, क्योंकि स्थायी भाव भी पूछ लेता है ना, ये भी पता होना चाहिए। हास रस का क्या होता है, हास। और श्रृंगार रस का रति होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। लोकोक्ति के बारे में पूछा गया है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अर्थ ही पूछ लिया है कि अर्थ क्या है लोकोक्ति का। लोकोक्ति, लोक की उक्ति या लोक की बातें या लोगों की लेख या अच्छी बातें। तो अच्छी बातें तो नहीं हो सकता, लोगों के लेख यानी लिखना ऐसा भी नहीं है। लोक की बातें क्या हो जाएगा, लोक की बातें ये भी नहीं होगा। लोक की उक्ति, लोकोक्ति बोल के देखिए, लोकोक्ति यानी लोक की उक्ति। ए इज़ द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। यहाँ पर मुहावरे से लिया गया है। किससे, मुहावरा
हिंदी में देखो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, मुहावरा भी आता है, समास भी आता है, संधि भी आता है, उपसर्ग प्रत्यय भी आता है। मैं कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा, बस चैनल पे बने रहें। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, कोई भी पैसा नहीं, कुछ नहीं। और बहुत जल्द आपको टेलीग्राम पे फ्री PDF भी मिल जाएगी। मुहावरे से पूछा जा रहा है, मुहावरे का मतलब क्या कहा जा रहा है? घी के दिए जलाना, रोशनी करना, खुशी मनाना, दुख होना, घी लाना। घी के दिए जलाना, घी लाना बात नहीं है ना। दुख होना ये भी नहीं है, रोशनी करना ये भी नहीं, खुशी मनाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? योजक चिन्ह की बात की जा रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कौन सा होता है उसको बताना है। ये तो आपको पता है कौन सा चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक होता है। और योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। ये योजक चिन्ह होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ ऐसे करके लिखा होगा स्त्री और पुरुष। अब यहाँ पर देखिए ये योजक चिन्ह आ गया, तो इसका ऐसे करके लगाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण की बात की जा रही है कि मैं रोज पढ़ता हूँ। क्रिया विशेषण बताना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है, या परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात की जा रही है। बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप क्या होगा? कर्मवाच्य में बनाना है मैं खाता हूँ, मुझसे खाया जाता था, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, पहला नहीं हो सकता। मेरे से खाया जाता है, यहाँ पर मेरा वर्ड लगा दिया, ये भी नहीं होगा। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता, तो मुझसे खाया जाता डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और मुझसे खाया नहीं जाता ये भी बात गलत है, क्योंकि कर्मवाच्य में हमको बनाना है। तो 10 का डी इज़ द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रसोई घर में कौन सा समास है? किसकी बात की जा रही है? रसोई घर में। रसोई घर को जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे करके बनाना है रसोई घर। देखो रसोई घर, रसोई घर, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई का घर। किसका घर? रसोई का घर। तो का चिन्ह आ गया, तो हमें ये पता लग गया कि ये द्वंद्व तो होगा नहीं, अव्ययीभाव समास होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, तत्पुरुष समास में चला जाएगा। तत्पुरुष समास के साथ हम इसको लॉक कर देंगे। अब तत्पुरुष समास तो आपने जान लिया कि सर जी ने तत्पुरुष समास तो बता दिया, रसोई का घर यानी रसोई घर तत्पुरुष समास होगा। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में चारों तत्पुरुष समास दे देता तब आप कैसे करते। तब आपको पता होना चाहिए कि चिन्हों के माध्यम से आप बता सकते हैं। का चिन्ह आया तो संबंध की बात कर रहा है, षष्ठी विभक्ति की बात करता है, तो का चिन्ह से संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के क्वेश्चन यहाँ तक 11 थे, समाप्त हो गए। अब जी के जीएस को देख लेते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कौन सा है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन। और आप एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपको कोई कितना भी बहकाने की कोशिश करे, कुछ भी हो, पर आप नहीं बहकेंगे। अपने से दृढ़ निश्चय कर लीजिए। 75%, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 75% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर ही पेपर सेट किया जाता है। अब तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए आपने, तो 75% आप एग्ज़ाम में अपना स्कोर बना के आ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बस प्रीवियस ईयर को ढंग से लगा लेना है। बाकी 25% की तैयारी आप खुद से प्रैक्टिस के रूप में मैं कराऊंगा ही। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कौन सा है? बेंगलुरु है, या लखनऊ है, या पटना है, या बरेली है? तो बरेली नहीं होगा, पटना भी नहीं होगा, लखनऊ भी नहीं होगा, बेंगलुरु होगा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कौन सा है? बेंगलुरु है। तो ए इज़ द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी किसकी बात हो रही है? जीएसटी की बात हो रही है। जीएसटी, जीएसटी
जीएसटी की बात हो रही है। जीएसटी की सिफारिश पूर्ण रूप से किस समिति द्वारा की गई थी? यहाँ समिति का नाम बताना है कि किस समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई है। विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, अनु केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, बलवंत राय मेहता के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की गई है? विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जीएसटी से थोड़ा आप और भी जान लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए समिति के बारे में। जीएसटी पे फुल फॉर्म पूछ लिया, जैसे कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि जीएसटी की इंग्लिश फुल फॉर्म बताइए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स याद रखना है, तो कभी कभी हिंदी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो वस्तु एवं सेवा कर, ये भी याद रखना है। अच्छा, जीएसटी सबसे पहले विश्व में किस देश ने लागू की थी? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले विश्व में जीएसटी किस देश ने लागू किया? क्वेश्चन ही आ गया तुरंत ही। सबसे पहले विश्व में जीएसटी किस देश ने लागू किया था? फ्रांस ने, या अमेरिका ने, या नेपाल ने, या भारत ने? तो भारत ने तो बाद में किए, नेपाल ने भी नहीं किए, अमेरिका भी नहीं होगा, फ्रांस। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने सबसे पहले विश्व में जीएसटी को लागू किया था। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। 14 का ए हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर जी ने ये तो बता दिया फ्रांस ने किया, पर कब किया? तो 1954 को याद रखना है, यानी कि 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। और भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य है जिसने जीएसटी को अपनाया? तो असम को याद रखना है। किसको याद रखना है? असम, जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है, ये भी याद रखना है। और कब? 1 जुलाई 2017 याद रखना है, 1 जुलाई 2017। ये तो रही जीएसटी पे कंप्लीट जानकारी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछिए सीएफएल की। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे सीएफएल ही पूछे, कुछ और पूछ सकता है, एसएमएस की पूछ सकता है ना, पैन की पूछ सकता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ये होता है कि आपको लेवल पता लग जाता है क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कॉमन फ्लोरिडा लैम्प, कॉमनली फ्लोरेंट लैम्प, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ए इज़ द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल हाई कोर्ट की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? रूस में है, पाकिस्तान में है, नीदरलैंड में है, या भारत में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भारत में है नहीं, ठीक है, ये रूस में भी नहीं है और ये पाकिस्तान में भी नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फिर कहाँ पर है? द हेग में है। और द हेग कहाँ पर है? द हेग को भी याद रखना है, द हेग। और ये कहाँ है? नीदरलैंड में। तो सी इज़ द राइट आंसर। और इसमें क्वेश्चन में और भी पूछा जाता है कि आपने ये तो जान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड में है, द हेग शहर में। इसके साथ साथ कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, और पूछा है पीसीएस में ही पूछा है कि इसकी आधिकारिक 2 भाषाओं के नाम बताइए। तो आपको याद रखना है इसकी 2 आधिकारिक भाषाएं, एक तो अंग्रेज़ी याद रखना है और दूसरी फ्रेंच याद रखना है। ये 2 भाषा हैं अधिकारी जिसमें काम होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये दोनों। और न्यायाधीश की बात की जाए तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है वो कितने हैं? 15 हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 15 हैं। और ये भी याद रखना है कि जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, क्या होता है? कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 9 ईयर का होता है। ये भी याद रखना है, यानी 9 वर्ष का कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और कमेंट करके बताएंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, अब देखो यहाँ पर दिवस से क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपको दिवस भी पढ़ना पड़ेंगे, है ना, दिवस से भी पता होना चाहिए। 10 दिसंबर, 14 अप्रैल, 8 मार्च, 5 जून। तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अब आपको 14 अप्रैल और 8 मार्च और 5 जून की भी मैं जानकारी दे देता हूँ। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मनाते हैं, ठीक है, उनका जन्म हुआ था। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो साथ ही साथ ये भी कंप्लीट होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब यहाँ पर नदी से पूछा गया है क्वेश्चन, किससे पूछा गया है? नदी से। तो आपको लंबी नदी, बड़ी नदी, छोटी नदी, गहरी नदी
ऊंची नदी, सभी तरह से नदियों पे क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेंगे, तभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है या गंगा है या यमुना है या शारदा है? तो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। ए इज़ द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर गलत के बारे में कहा जा रहा है, आपको गलत बताना है ना कि सही। इनमें से कौन सा कथन गलत है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर डॉलर चलता है अमेरिका में। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी रुपया चलता है। भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया, है ना। रूस की मुद्रा क्या है? येन, ये बात गलत है, गलत ही पूछा जा रहा है। फिर रूस की मुद्रा क्या है? ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा जा रहा है। येन कहाँ की है? जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। और यहाँ पर दिया है रूस। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी क्या है? अगर पाकिस्तान की वित्तीय शब्द ना लगे, फाइनेंशियल कैपिटल ना पूछे, केवल पाकिस्तान की राजधानी पूछे, तब आपको क्या करना है? इस्लामाबाद को याद रखना है। क्या रखना है? इस्लामाबाद को याद रखना है। जैसे भारत की राजधानी पूछी जाए तो मुंबई याद रखना है। वो सॉरी, क्या बोलते हैं, भारत की राजधानी सिंपल अगर पूछी जाए आपसे, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तब आपको क्या रखना है? नई दिल्ली याद रखना है ना। अब जब आपको वित्तीय राजधानी भारत की भी पूछी जाए तो मुंबई को याद रखना है। ऐसे यहाँ पर पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी पूछी गई है, तो क्या रहेगा आंसर? कराची रहेगा या इस्लामाबाद रहेगा या काबुल रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो क्या रहेगा यहाँ पर? कराची। पाकिस्तान का एक शहर है कराची, तो कराची जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो राजधानी है वित्तीय, वो कराची है। और भारत की क्या है? मुंबई है वित्तीय राजधानी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? अब यहाँ एशिया की पूछा गया है, देखो नदी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी या गंगा नदी या सरयू नदी या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी नदी है? यांगत्से नदी है। ए इज़ द राइट आंसर। एशिया की सबसे लंबी नदी है ये याद रखना है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से भिन्न क्या है? मतलब आपको अलग बताना है कि इसमें से अलग क्या है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा और पूस की रात। तो ये रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंदा क्या है? नाटक है। और ये नाटक किसके हैं? श्री भास के हैं। किसके हैं? भास के हैं। और ये पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, सॉरी भास के नहीं, ये किसके हैं? हर्ष के नाटक हैं, हर्ष ने लिखे हैं। और हर्ष कौन? हर्षवर्धन। पूरी जानकारी दे देता हूँ आपको। हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 से 647 तक रहा है। और बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। तो हर्ष खुद लिखते थे। हर्षवर्धन के द्वारा ये रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों नाटक लिखे गए। और पूस की रात किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर, सिकंदर भारत में लगभग कितने महीने तक रहा था? अब सिकंदर महान के बारे में आपने पूछा होगा, क्वेश्चन तो वही बनते हैं घूम फिर के। अब आपको पता होना चाहिए, ये डीपली क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिकंदर भारत में लगभग कितने महीने तक रहा था? 19 या 100 या 5 या इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था? 19 महीने तक रहा था। कितने महीने? 19 महीने तक भारत में रहा था सिकंदर महान। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम है? क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है, तो अब सिकंदर के घोड़े का क्या नाम है पता होना चाहिए, है ना। बुकाफेल या चेतक या करीरमर या इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुकाफेल नाम था। और चेतक किसके घोड़े का नाम था? ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस राज्य में पड़ती है? अब पुलिस में इस क्वेश्चन को बहुत बार घुमा घुमा के पूछा गया है, हर्षवर्धन से रिलेटेड हर बार पूछा गया है। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस राज्य में पड़ती है? अब ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो थानेश्वर है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो किस जगह है? हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड?
तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं और उत्तराखंड नहीं। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस राज्य में पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। सॉरी, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जगह आप हरियाणा कर लीजिए। हरियाणा गलत है, यह हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर हरियाणा। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? अब यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। पहले तो इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 606 से 647 तक का इनका टाइम रहा है ना। और इनके दरबारी कवि मैंने बता दिए थे, कौन है? बाणभट्ट है। और बाणभट्ट ने क्या लिखा है? कादम्बरी बाणभट्ट ने ही लिखी है। पुष्पभूति वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। लोधी वंश हो नहीं सकता, तुगलक भी नहीं हो सकता, खिलजी भी नहीं हो सकता। कौन सा वंश था? पुण्यभूति वंश था इनका, हर्षवर्धन का, है ना। ए इज़ द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपी स्पेशल मैं आपको पढ़ाऊंगा, यूपी स्पेशल पर वीडियो दूंगा आपको, 2-3 वीडियो दूंगा, सारा कुछ कवर करूंगा यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, बरेली, मेरठ, नोएडा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। ए इज़ द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? अब उत्तराखंड को काटा किससे गया था? तो ये पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, यानी यूपी से उत्तराखंड बना है, यानी यूपी से उत्तराखंड बना है। कब बना है ये पूछा जा रहा है। क्या 2017? नहीं, 1985 बहुत पहले की बात हो गई। 1991 नहीं, 2000 सही आंसर हो जाएगा। 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया, उत्तराखंड बना है। और यूपी में कितने ज़िले हैं वर्तमान में? 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 हैं। और उत्तराखंड में कितने हैं? कमेंट करके बताएंगे सभी भाई बहन। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। बरसाना जो होली होती है वो किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, आलू के साथ, डंडे के साथ या दूध के साथ? तो किसके साथ खेली जाती है? डंडों के साथ बरसाना होली खेली जाती है। मथुरा वालों को सबको पता होगा, अच्छे से पता होगा, है ना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। यूपी में कामफिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? देखो, मेला से क्वेश्चन पूछा गया है तो मेला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। कामफिल मेला की बात की जा रही, किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? समुदाय के बारे में बताना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म? तो ये ईसाई धर्म से है नहीं, ना सिख से है, ना बौद्ध से है, जैन धर्म से है। कामफिल मेला किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी है। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हैं। उम्मीद करता हूँ सारा टेस्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद। और आप बताएंगे कि 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है सभी भाई बहन। और प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।